नमस्कार, मैं डॉक्टर मुरारलाल दाइमा। आज हम अधिनायक तंत्र की जो कल हमने बात की थी उसी के आगे अपन चर्चा करेंगे। अधिनायक तंत्र का अर्थ एवं परिभाषाएं हमने बताई और ये भी बताया कि अधिनायक तंत्र दो प्रकार का होता है, प्राचीन अधिनायक तंत्र और आधुनिक अधिनायक तंत्र। प्राचीन अधिनायक तंत्र के गुण बताए और आधुनिक अधिनायक तंत्र के भी हमने गुण बताए। आधुनिक अधिनायक तंत्र दो प्रकार के हैं, सर्वाधिकारवादी अधिनायकवाद और स्वेच्छाचारी अधिनायकवाद। आज हम जो बात करेंगे वो अधिनायक तंत्र के लक्षणों की बात करेंगे कि अधिनायक तंत्र के कुछ लक्षण हैं, विशेषताएं हैं। जैसे लोकतंत्र विरोधी है कि अधिनायकवाद लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट और अव्यवहारिक व्यवस्था बताकर उसका मजाक उड़ाता है। ये संसद को बातूनी लोगों की दुकान कहकर बात करता है, इसलिए ये लोकतंत्र का विरोध करता है। दूसरा, ये उदारवाद का भी विरोध करता है। कोकर कहते हैं कि अधिनायक तंत्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी उदारवादी अभिव्यक्तियों का विरोधी है। अधिनायकवाद का नारा है आदेश देना, अनुशासन और सत्ता, जबकि उदारवाद स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार पर बल देती है। तीसरी विशेषता है हिंसा व शक्ति में विश्वास, कि अधिनायकवाद का उदय ही युद्धों से होता है तथा युद्ध से ही उसका विकास होना आवश्यक है, कि वो हिंसा में विश्वास करता है और ताकत के बल पर उस अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। चौथा है राज्यों को अत्यधिक महत्व, कि राज्य को बहुत ज़्यादा महत्व देता, राज्य को सर्वोपरि मानता है। जैसे मुसोलिनी कहता है कि राज्य केवल राजनीतिक संस्था मात्र ही नहीं है, राज्य एक आध्यात्मिक तथा नैतिक तथ्य है। वह जनता की आत्मा का रक्षक है। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। ये मुसोलिनी का कहना है, यानी कि राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में सब व्यक्तियों पर निरंकुश संप्रभुता प्राप्त होती है, इसलिए राज्य को महत्व देता है। पांचवें लक्षण है व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोधी, कि अधिनायकवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं मानता है। व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तानाशाही स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के आदेश और अनुशासन का पालन करना ही ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि राज्य के जो आदेश हैं उन्हीं का पालन किया जाए और राज्य के नियमों के अनुशासन में रहे। नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद, तो उग्र राष्ट्रवाद में ये अधिनायकवाद विश्वास करता है। यह राष्ट्र की महानता को केवल काल्पनिक धारणा मानता है। जैसे मुसोलिनी कहता है कि राष्ट्र स्वयं में एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है, राष्ट्र से पृथक किसी व्यक्ति की कोई पृथक सत्ता नहीं हो सकती। फाशिस्टों के अनुसार राष्ट्र एक आध्यात्मिक अवयव है जिसमें व्यक्तियों का वही स्थान है जो जैसे शरीर में अंगों का स्थान होता है, इसलिए ये उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। सातवां है सर्वाधिकारवाद, यह राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या समाज, क्या धर्म, क्या परिवार, सभी पर राज्य का नियंत्रण रहता है। प्रत्येक सामाजिक संगठन सत्तारूढ़ सत्ता दल की नीतियों के प्रचार का एक सक्रिय माध्यम बन जाता है। और अंतिम जो इसका लक्षण है वह है एक दलीय शासन, कि अधिनायकवाद में एक दल की तानाशाही रहती है, अन्य राजनीतिक दलों का यहाँ दमन कर दिया जाता है। अधिनायक तंत्र किसी प्रकार का राजनीतिक विरोध सहन नहीं करता, कि अपने अलावा और किसी को स्वीकार वो नहीं करता है। साथ में ही पीटर मर्कल ने अपनी एक पुस्तक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंजेज में ये अधिनायकवाद के कुछ लक्षण बताए, जैसे कि असाधारण सत्ता युक्त अर्ध देवतुल्य नेता, कि जिसका जो नेता होता है वो असाधारण सत्ता से युक्त होता है और अपने आप को देवतुल्य मानता है। दूसरा, सरकार, प्रशासन व समाज के समस्त संगठनों के नियंत्रण के रूप में विशिष्ट ढंग से संगठित व भावात्मक समर्पणता वाला एक जनपूंजी दल होता है, यानी कि ऐसी मोब के रूप में होता है सरकार
जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था तथा जनसंपर्क के सभी साधनों पर प्रचार का एकाधिकार राज्य का होता है। और आतंक तथा भयभीत करने की व्यवस्था अधिनायकवाद में होती है। ये पीटर मर्कल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंजेज में बताई। अब हम बात करते हैं अधिनायकवाद के उदय के क्या कारण हैं या उसके उत्कर्ष के क्या कारण हैं। कि आधुनिक युग में 3 प्रकार के अधिनायकवाद प्रचलित हैं। एक दलीय तानाशाही, जैसे पूर्व सोवियत संघ में, पूर्वी यूरोप के जो देशों में जो साम्यवादी दल थे उस समय देखने को मिलती थी। सैनिक तानाशाही पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, इन देशों में देखने को मिलती है। फासिस्ट तानाशाही स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों में हमें देखने को मिलती है। मूल प्रश्न यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में तानाशाही के उदय के क्या कारण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने कहा कि हम युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें ये कहा कि लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं, कि हम जो प्रथम विश्व युद्ध हैं वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र के बजाय अधिनायकवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया, ग्रीस आदि में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई थी, जिसके कुछ कारण हम यहाँ बता सकते हैं। जैसे पहला है वारसाई की संधि, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वारसाई की संधि की गई, जो कि एक अन्यायपूर्ण थी, अन्याय पर आधारित थी, जिसमें विजेता शक्तियों ने युद्ध में हारे हुए देशों पर यह संधि एक तरह से थोपी थी। इस संधि में के विरुद्ध हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मन और इटली में लोकमत जागृत किया और वे अधिनायकवाद बन बैठे। दूसरा कारण है आर्थिक संकट। 1930 के बाद विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। जिस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विश्वव्यापी आर्थिक संकट से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने में असफल रही, इसलिए अधिनायकवाद आया। तीसरा, संसदीय व्यवस्था के प्रति शंका, कि जर्मनी और इटली की जो तानाशाह संसदीय संस्थाओं की खिल्ली उड़ाया करते थे। वे कहते थे कि लोकतंत्र को सड़ने वाली लाश के समान कहकर और संसद को जो बातूनी लोगों की दुकान कहकर वो पुकारते थे, कहते थे। इसलिए वो संसदीय व्यवस्था के प्रति शंका की, क्योंकि वो सही समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है लोकतंत्र शेषावस्था में था, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया जैसे देशों में लोकतांत्रिक स्थापित किया गया। इन देशों में लोकतंत्र का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए लोकतांत्रिक जो बाल्यावस्था में था और लोकतांत्रिक परंपराओं के अभाव में उसकी एक तरह से भ्रूण हत्या कर दी गई। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अधिनायकवाद के उत्कर्ष का जो मुख्य कारण था वो विभिन्न देशों में फैली हुई निराशा और नाराजगी की भावनाएं थी। विश्व युद्ध के बाद बेकारी, आर्थिक संकट, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जो समस्याओं का समाधान करने में संसदीय जो संस्थाएं असफल सिद्ध हुई। लोगों का लोकतंत्र में विश्वास टूटने लगा जब उन्हें हिटलर और मुसोलिनी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के जोशीले भाषण सुनने में तो सोचने लगे कि संभवतः ऐसे नेताओं को सत्ता सौंपने से देश की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। जनता ने इसी आकर्षण से इन तानाशाहों को सत्ता सौंप दी और धीरे धीरे इन्होंने सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना कर ली, जो आजकल भी ट्रेंड में भारत में भी देखने को हम मिलता है। एक ट्रेंड आता है समस्याओं का समाधान करने के लिए। अब बात करते हैं अधिनायकवाद के गुण क्या हैं। अगर अधिनायकवाद के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो हमें ये मालूम होता है कि जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष, अभाव था, वहीं अधिनायकवाद का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतंत्र से लोग ऊब गए थे वहीं अधिनायकवाद की स्थापना हुई। इसलिए इसके कुछ गुण हैं, जैसे कुशलता एवं दक्षता, कि सारी शक्ति एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय जल्दी शीघ्रता से होते हैं और बल्कि निर्णय को क्रियान्वित भी सही तरीके से कठोरता से किया जाता है। दूसरा है तेज गति से विकास। देश का तेजी से विकास होता है। देश में एक नेता, एक योजना तथा एक ही लक्ष्य होने के कारण आर्थिक साधनों का समुचित विकास और उपयोग संभव हो पाता है।
तीसरा है संकट काल के लिए उपयुक्त। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय एवं आदेश एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता रहती है, जिससे समय पर उचित कार्रवाई करना सरल होता है और उनका पालन करवाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता की स्थापना, कि देशवासी वीर पूजा के आधार पर अधिनायक को ही राष्ट्र का मूर्तिमान रूप मान लेते हैं और अधिनायक तंत्र लोगों के में देश प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावनाएं जागृत करता है, उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। पांचवा है विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त। विकासशील देशों की मुख्य जो समस्याएं राजनीतिक अनुशासन कायम करना है, जिसके लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी होता है। बहुमुखी विकास। जैक्सन ने अपनी पुस्तक यूरोप सिंस द वॉर में लिखा है कि स्पेन वासियों के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रेलें समय पर चलती हैं, अधिनायक के अधीन व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए हैं, कृषि फली फूली है, श्रम संकट दूर हो गया है। तो ये चीज़ें बहुमुखी विकास का है, जिससे अधिनायकवाद के हम गुण बता सकते हैं। अब बात आती है अधिनायकवाद के दोष की। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो अधिनायकवाद के दोष भी हैं, कमियाँ भी हैं। जैसे इसमें व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन होता है कि इसमें व्यक्ति को एक तरह से राज्य का साधन मात्र मान लिया जाता है। व्यक्ति राज्य रूपी जो वृद्ध मशीन है उसका एक पुर्जा समझा जाता है, उससे विचार स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होती है कि वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है, वो मानसिक दास्ता में जकड़ जाता है, उसकी पहल करने की जो भावना होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा है राज्यवाद का समर्थन, कि अधिनायकवाद राज्यवाद का समर्थन करता है, इसलिए राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन मानता है। व्यक्ति अधिनायकवादी राज्य में दास के समान हो जाता है, यानी कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। शक्ति पर आधारित सभी विरोधियों को बर्बरता के साथ कुचल दिया जाता है। इसमें हमेशा दमनकारी एवं हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अस्थायी शासन, कि राज्य का स्थायी आधार जनता की सहमति है, न कि पार्श्विक बल। इस शासन तंत्र में अधिनायक की स्थिति सदा अनिश्चित रहती है, उसे सदा विद्रोह का डर बना रहता है। उसकी अचानक मृत्यु होने अथवा उसे के विरुद्ध जन विद्रोह होने पर यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि सत्ता का वास्तविक हकदार कौन होगा। तो ये चीज़ें इसके दोष हैं। अब हम जो बात करते हैं वो अधिनायक तंत्र तथा लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है। तो लोकतंत्र का आधार होता है जनता की सहमति अथवा उसकी इच्छा, जबकि अधिनायक का आधार होता है शक्ति, पावर। दूसरा, लोकतंत्र में व्यक्ति को साध्य माना जाता है तथा राज्य को साधन माना जाता है, जबकि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति को साधन माना जाता है और राज्य को साध्य माना जाता है। तीसरा, लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता पर आधारित है, जबकि अधिनायक तंत्र अनुशासन, आज्ञा पालन तथा दमन पर आधारित है। चौथा अंतर है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और विरोधी दलों को भी सहमति दी जाती है, जबकि अधिनायक तंत्र में एक दल का शासन होता है और विरोधी तथा विरोध करने वाले या विरोधी दलों का यहाँ कोई विस्तार नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारिता का शासन होता है। लोकतंत्र में प्रचार के माध्यमों का इस तरह प्रयोग किया जाता है कि जनता को सार्वजनिक विषयों पर समाचार मिलते रहें, जिससे नागरिक अपनी विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, जबकि अधिनायक तंत्र में प्रचार के माध्यमों का प्रयोग सत्तारूढ़ दल और उसके नेता के विचारों के प्रसार के लिए किया जाता है। स्वतंत्र जो प्रेस का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा लोकतंत्र सरकार उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अधिनायक में सरकार किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लोकतंत्र में सरकार लचीली होती है, उसमें परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है, जबकि अधिनायक तंत्र में शासन कठोर होता है। तानाशाही व्यवस्था में शासन को अवसर के अनुकूल बनाने की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। अब क्या ये बात आती है, क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है क्या? जैसे आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है कि अधिनायक तंत्र होना चाहिए, तो इस पे आपको विचार करना है।
और आगे की जो हम क्लास लेंगे वो प्रजातांत्रिक समाजवाद पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।